अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे ईस्ट मॉड्यूल 3 के यूनिट नंबर 3 का, और हम जानेंगे कि हमने यूनिट नंबर 3 में क्या चीज़ें सीखी। तो अगर हम टाइटल की बात कर लें तो हमारे यूनिट नंबर 3 का टाइटल है लैंग्वेज फोकस, जो कि बेसिकली रिलेट कर रहा है मॉड्यूल 3 के अंदर। और यूनिट नंबर 3 में हम लैंग्वेज फोकस का कौन सा हिस्सा डिस्कस करेंगे, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। तो यूनिट नंबर 3 का अगर इंट्रोडक्शन हम देखें तो वो बनता है हाउ कैन आई मैनेज वोकेबलरी लेसन्स और एक्टिविटीज़। अगर यूनिट 2 की बात करें उसमें हमने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की ओवरव्यू की वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 3 को देखेंगे कि हम वोकेबलरी के जो लेसन्स यानी कि असबाक होते हैं या जो सरगर्मियाँ होती हैं, हम उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि खाली सरगर्मी या किसी लेसन की जो तैयारी है या समझ बूझ है या जो सिलेक्शन है वही काफ़ी नहीं होती, बल्कि उसकी सिलेक्शन के बाद उसको मैनेज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम अपना मेन थीम जो है बच्चों तक पहुंचा सकें। तो अभी हम बात कर लेते हैं 3 फोकस एरियाज़ की, जो कि एरियाज़ हैं इस यूनिट नंबर 3 के अंदर। सबसे पहले जिस बात पे फोकस हुआ है इस यूनिट नंबर 3 के अंदर वो है हमारे पास इंगेजिंग लर्नर्स इन वोकेबलरी लेसन्स थ्रू इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। तो हमने जो लर्नर्स हैं, जो इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, हमने उनको किस तरह इंगेज करना है, मसरूफ़ करना है, किस तरह उनकी तवज्जो हमने लेकर आनी है वोकेबलरी लेसन के अंदर, और किस चीज़ की मदद से लाएंगे, वो होंगी हमारी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। तो हमने अपनी जो है पुरअसर सरगर्मियों की मदद से किस तरह बच्चों की अंदर जो है दिलचस्पी और तवज्जो को पैदा करना है, ये हमारा पहला फोकस होगा। दूसरा फोकस है हमारे पास implementing different strategies for getting learners to recycle vocabulary। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि बच्चे पिछले लेसन्स के अंदर जो कुछ vocabulary के हिस्से वर्ड्स सीख चुके हैं उनको नए सबक के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करना है, या पुरानी सीखी गई vocabulary को किस तरह से इस्तेमाल में लाकर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स को बेहतर बनाना है। ये हमारा दूसरा फोकस एरिया है। और थर्ड और लास्ट है हमारे पास अप्लाइंग द vocabulary फ्रॉम द टेक्स्ट बुक लेसन्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस। हम कोई भी लाइन पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, तो उसको रियल लाइफ में हम रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हमने ये जाना। यानी कि रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर जब हम अपनी वोकेबलरी को जो कि हमने टेक्स्ट बुक से सीखी है जब अप्लाई करना सीख जाते हैं, तो हमारा जो मेन पर्पज़ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वो अचीव हो जाता है। तो ये हमारे 3 फोकस एरियाज़ हो गए जिनके ऊपर हमने ज़ोर दिया और हमने सीखा, और अपना हम यूनिट 3 मुकम्मल कर चुके हैं इन्हीं फोकस एरियाज़ की मदद से। तो लर्निंग आउटकम्स की बात कर लेते हैं कि हमारे यूनिट नंबर 3 के अंदर जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ की, जिनको मैं वीडियो के आखिर में भी डिस्कस भी करूंगा, जो इम्पोर्टेंट होंगी, उसके अंदर जो बातें हैं उनको 4 बुलेट्स के अंदर मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे पास स्टिमुलेट लर्नर्स इंटरेस्ट इन क्लासरूम वोकेबलरी एक्टिविटीज़ थ्रू गेम्स। तो हमने पहला जो आउटकम है कि वो किस तरह बच्चे की जो तवज्जो है उसको खींच कर लाना है क्लासरूम के अंदर जो हम वोकेबलरी की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं उसके अंदर। और इसके लिए हमारा पहला आउटकम कह रहा है कि हम थ्रू गेम्स ये काम करेंगे, क्योंकि गेम्स जो हैं इसके अंदर कोई सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बच्चे इंजॉय करते हैं। तो हमारा पहला लर्निंग आउटकम था कि हम कैसे बच्चों की तवज्जो को जो है खींच सकते हैं, अचीव कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर जो हम वोकेबलरी की एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं बज़रिया गेम्स। तो ये हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे इसको। फ़िलहाल हम आके जो है हमारा दूसरा पॉइंट लर्निंग आउटकम है उसकी तरफ चलते हैं। मैनेज फ्रीयर प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ टू यूज़ वोकेबलरी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ का इनेकाद करना जिसमें बच्चों को फ्री हैंड दिया जाए कि वो वोकेबलरी को इस्तेमाल करें। अगर वो कोई मिस्टेक करते हैं तो हम उनकी करेक्शन करेंगे, अगर वो कहीं पे स्टक होते हैं तो हम उसका जो है सूटेबल उनको जो है फराहम करेंगे,
तो इस तरह से हम जो है अपना फ्री प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ को मैनेज करना सीख जाएंगे आफ्टर सॉल्विंग और गेटिंग दिस यूनिट नंबर 3। ये हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम था। और तीसरे नंबर पे जो हमारा लर्निंग आउटकम है इस यूनिट नंबर 3 से जो रिलेट कर रहा है वो है कंसीडर व्हेन एंड हाउ टू रिसाइकल वोकेबलरी आइटम्स फ्रॉम प्रीवियस लेसन्स। तो रिसाइकल से मुराद है कि पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करना, और यहाँ पे रिसाइकलिंग से मुराद है कि जो पिछले लेसन्स में, जो पिछले असबाक में बच्चे वोकेबलरी आइटम्स, वोकेबलरी के जो अल्फाज हैं वो सीख चुके हैं, उनको दोबारा से रिकॉल करना, उनको रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल करना, या उनकी मदद से जो करंट या न्यू लेसन हम शुरू करवाने जा रहे हैं लर्नर्स को, किस तरह से वो उनका बोझ कम करेगा पुरानी जो हमारी वोकेबलरी आइटम्स होंगी उनकी मदद से। मतलब अगर बच्चा एक नया लेसन शुरू करने लगा है, उसको सीखने लगा है, तो क्या ही अच्छा हो अगर आप उस लेसन के जो ऐसे अल्फाज हैं जो हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं वो बच्चों के सामने रिकॉल कर दें। इससे क्या होगा कि बच्चों को लेस एफर्ट करना पड़ेगी न्यू वोकेबलरी सीखने के लिए, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कंटिन्यू रखने के लिए अपने न्यू लेसन को। तो रिसाइकल वोकेबलरी आइटम्स ये भी हम इनकमिंग जो हमारे पास अभी एक्टिविटीज़ आएंगी या जो PDF फाइल्स आएंगी उनके अंदर मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो चौथा हमारे पास लर्निंग आउटकम है रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू यूज़ डिफरेंशिएशन एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस टू मैनेज टेक्स्ट बुक मटेरियल्स। तो क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों का जो माइंड लेवल है वो एक जैसा नहीं होता, और होम बैकग्राउंड भी एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चों को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, और कुछ बच्चे जो हैं जस्ट अ हिंट जो है ना उनके लिए काफ़ी होता है और वो बात को समझ जाते हैं। तो चौथा हमारा लर्निंग आउटकम इसी चीज़ से रिलेट कर रहा है कि हमने जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो मटीरियल है और जो एक्टिविटीज़ हमें दी गई हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारी क्लास में जो लो, मीडियम या हाई लेवल के तमाम बच्चे हैं उन सब को उन एक्टिविटीज़ की जो है फुल जो है क्लियरेंस हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये हमारे 4 लर्निंग आउटकम थे। पहला था कि बच्चों के अंदर जो है आपने वोकेबलरी एक्टिविटीज़ की तवज्जो और दिलचस्पी को लाना है गेम्स के ज़रिए। दूसरा था हमारे पास कि फ्री हैंड बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ दे देनी है कि जिनकी मदद से वो वोकेबलरी को इस्तेमाल करना जान जाएं। तीसरा हमारे पास लर्निंग आउटकम था कि कंसीडर व्हेन एंड हाउ टू रिसाइकल, यानी कि कब और कैसे जो पिछली वोकेबलरी के हमारे पास आइटम्स हैं या अल्फाज हैं उनको नए सबक में कब और कैसे इस्तेमाल करना है ताकि बच्चों का जो बर्डन है न्यू वोकेबलरी सीखने के लिए वो कम हो और पुराना सीखा हुआ इल्म जो है वो एक तरह से उसकी दोहराई भी हो जाए। लास्ट हमारे पास लर्निंग आउटकम डिफरेंशिएशन एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के बारे में था कि आपने किस तरह से मैनेज करना है टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए मटेरियल्स और एक्टिविटीज़ को ताकि सभी माइंड लेवल के बच्चे इक्वली लर्निंग कर सकें। तो अभी हम अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स, टॉपिक्स, PDF एक्टिविटीज़ की जानब बढ़ते हैं जो कि हमारे यूनिट नंबर 3 में जो हम कह सकते हैं कि उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इसमें हमारे पास पहली जो एक्टिविटी है या क्विज़ था ड्रॉप डाउन मेन्यू से रिलेट कर रहा था, इसको मैंने अपनी वीडियो में शामिल किया है। इसके अंदर हमने 2 चीज़ों का फ़र्क जाना, कंट्रोल प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ और फ्री प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क है। एग्जाम्पल्स हमारे बाएं जानब दी गई हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, जब बच्चों से किसी खाली जगह को फिल करने का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अपनी मर्जी से कोई भी आंसर फिट नहीं कर सकते। ये हमारे पास कंट्रोल प्रैक्टिस एक्टिविटी की मिसाल है। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास लिस्टिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी फ्री प्रैक्टिस एक्टिविटी की मिसाल है, यानी कि अपनी मर्जी से आप जो फ़ायदे और नुकसान आते हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास ग्रुप डिस्कशंस या डिबेट्स। तो ग्रुप्स के अंदर जब बच्चे काम करते हैं हर बच्चे की राय डिफरेंट हो सकती है, चाहे वो एक्यूरेट हो 100%। तो इसके अंदर हम फ्री प्रैक्टिस एक्टिविटी की एक मिसाल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर लें, दायरा लगाएं या MCQs जिनको हम बोलते हैं, इनमें अगरचे हमारे पास 4 या 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं टिक करने के लिए, लेकिन ऑप्शन एक ही टिक होता है जो कि सही होता है, तो इसको हम कंट्रोल प्रैक्टिस एक्टिविटी कहते हैं। मैचिंग, कॉलम मैचिंग के अंदर भी अगरचे में हमारे पास 5 या 10 दोनों जानब जो है क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं, लेकिन आंसर एक क्वेश्चन का एक ही टिक होता है जिसको मैच हमने करना होता है। ये हमारे पास कंट्रोल प्रैक्टिस एक्टिविटी की मिसाल है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन वन कॉन्टेक्स्ट विद ड्रिलिंग, तो इसमें भी जो है हमारे पास वन कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये कंट्रोल प्रैक्टिस एक्टिविटी की मिसाल है। रोल प्लेज, तो रोल प्लेज भी हमारे पास
रीडर प्रैक्टिस एक्टिविटी की मिसाल है, यानी कि आप किसी चीज़ का रोल या एक ड्रामा या आप एक किरदार अदा कर रहे हैं तो आप अपने अल्फाज में फ्री होते हैं कैसे उनको इस्तेमाल करें। टॉपिक बेस्ड प्रेजेंटेशंस, तो ये भी हमारे पास फ्री प्रैक्टिस एक्टिविटी की मिसाल है कि बच्चा जो लर्नर है वो जब प्रेजेंट करता है किसी टॉपिक को वो अपने वर्ड्स में इसको प्रेजेंट कर सकता है, कोई लिमिटेशन इसमें नहीं होती। ये दो हमारे पास दो कंसेप्ट थे, कंट्रोल्ड और फ्री प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ के, जिनको हमने सीखा। एक हमारे पास नेक्स्ट पीडीएफ फाइल है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। इस पीडीएफ फाइल के अंदर उन्हीं गेम्स की बात हो रही है जो हमने लर्निंग आउटकम्स या फोकस एरियाज़ में अभी पीछे देखा था कि बच्चों को अगर आपने एक्टिविटीज़ करवानी है तो उसके अंदर गेम्स को शामिल कर लें। तो उन्हीं गेम्स की कुछ मिसालें हम देखेंगे इस पीडीएफ फाइल में। जल्दी से हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग की तरफ, प्ले बैक टू द बोर्ड। तो इस गेम में क्या होता है, इस गेम में ये होता है कि टीचर बच्चों के ग्रुप्स या टीम्स बनाता है। अभी हम जो है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस पैराग्राफ में जो लिखा गया है उसको देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज के देयर आर 2 टीम्स, 2 टीमें हैं, हर टीम के अंदर 5 या 10 या 6 मेंबर्स हो सकते हैं। तो बारी बारी दोनों टीमों की बारी आएगी। फर्स्ट अगर टीम ए है तो वो अपना एक वॉलंटियर बच्चा जो है सामने भेजते हैं। वो बच्चा जो है अपना वाइट बोर्ड की जानिब कमर करके अपने खड़े हो जाता है। टीचर वाइट बोर्ड के ऊपर कोई लफ्ज़ लिखता है वोकैबुलरी का, जो कि उस बच्चे को तो नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन बाकी की क्लास और उसके ग्रुप मेंबर्स को नज़र आ रहा होता है। उसके ग्रुप मेंबर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ हिंट्स या इशारे देते हैं। अगर वो बच्चा उस वर्ड को गैस कर ले तो उसको एक पॉइंट मिल जाता है। टाइम होता है इसके अंदर 2 मिनट का। 2 मिनट के अंदर अंदर अगर बच्चा गैस करने में कामयाब हो जाता है तो उस टीम को एक पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद दोबारा से नया वर्ड टीचर लिखता है और अगर लेट्स सपोज अगर 2 मिनट के अंदर दोबारा से गैस हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वर्ड जो है वाइट बोर्ड के ऊपर टीचर लिख देता है। और अगर टाइम ओवर हो जाए तो दूसरी टीम की बारी आ जाती है और इस तरह से ये गेम जारी रहती है। जिस टीम के ज़्यादा पॉइंट्स हों वो टीम जीत जाती है। इस तरह बच्चे खेल ही खेल में अपने जो है माइंड को यूज़ करते हैं, वोकैबुलरी को सीखते हैं। और ये जो वोकैबुलरी को सीखना होता है ये काफ़ी देर पा होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो गेम, का टाइटल यहाँ दिया गया है प्ले अ गेम ऑफ पॉप। इसमें होता कुछ यूँ है कि एक कार्ड के ऊपर POP यानी कि वो जो हमारे पास मकई के फुल्ले या आप उनको कुछ भी कह सकते हैं उसको शो किया जाता है। और बाकी एक थैला लेकर, एक बैग लेकर उसके अंदर वोकैबुलरी के मुख्तलिफ वर्ड्स रख दिए जाते हैं और एक साथ में ये एक पॉप का प्ले कार्ड भी रख दिया जाता है। इन कार्ड की बजाय आप आइसक्रीम स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ हार्ट चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबी स्टिक्स का। बैग के अंदर बच्चा हाथ डालता है और एक स्टिक को बाहर निकालता है। उस स्टिक पे लिखा गया वोकैबुलरी का वर्ड वो उसको रीड करता है और अगर वो उसका आंसर करने में कामयाब हो जाए तो वो अपना जो है नेक्स्ट अटैम्प्ट की तरफ बढ़ता है, अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट की तरफ बढ़ता है, दोबारा से बैग में हाथ डालता है और उस वक्त तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है जब तक वो सारे जो है अपने पॉइंट्स को बढ़ाता जाए। लेकिन अगर इस अटैम्प्ट के दौरान पे अगर किसी जगह पे उसको किसी वर्ड का मानी भूल जाए तो उसके पॉइंट स्टॉप हो जाते हैं। या अगर वो पोप वाला कार्ड उसके हाथ लग जाए तो पिछले जितने पॉइंट्स हैं वो सारे सिफर हो जाते हैं, उसको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। और अगर किसी कार्ड के ऊपर उसकी ब्रेक लग जाए, उसको वो ना आए, तो उधर उसके जितने पॉइंट्स हुए होंगे वो उसका फाइनल स्कोर होगा। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इस गेम के बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेक अ गैलरी वॉक। तो ये भी एक गेम की किस्म है। इसमें होता कुछ यूँ है कि कमरा जमात के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े बड़े पेजेस के ऊपर कुछ वोकैबुलरी के या किसी कॉन्सेप्ट के अल्फाज को लिख दिया जाता है और वोकैबुलरी का जो लफ्ज़ लिखा होता है बच्चे ग्रुप्स की शक्ल में छोटे छोटे उनका विज़िट करते हैं और विज़िट करने के दौरान जो वर्ड वो देखते हैं बड़े चार्ट के ऊपर लिखा हुआ उसको वो अपने तौर पर और ज़रा पिछले जो स्टूडेंट्स गुजरे होंगे उनसे डिफरेंट वे में उस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो जब इस गेम का इख्तिताम होता है तो सभी जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उनके मेंबर्स को बारी बारी बुला के उनके लिखे गए जो इस्तेमालात हैं या अंदाज़ है उसको देखा जाता है और उस क्लास में इसको प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे सीखते हैं कि जो वोकैबुलरी का एक ही लफ्ज़ था उसको किस तरह से हम अपनी रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह डिफरेंट वे से और डिफरेंट जगह के ऊपर उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इसमें सीखने को मिलता है। अगली हमारे पास गेम है मैच वर्ड्स टू डिस्क्राइब द करेक्टर। इस गेम में होता कुछ यूँ है कि किसी लेसन के एंड होने के बाद उसके अंदर जो करेक्टर्स आए होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया होता है, बच्चों से कहा जाता है कि वो उन्हीं करेक्टर्स के बारे में जो है किसी कहानी या किसी फीलिंग्स या थॉट्स या एक्शंस की मदद से
उनको जो है डिस्क्राइब करें। मिसाल के तौर पर अगर जो है हेल्पिंग हैंड कहानी है, उसके अंदर कोई छोटा बच्चा किसी की मदद कर रहा है, तो वो बच्चों को जब उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा तो बच्चे उसको अपने अल्फाज में बोलेंगे ही वाज रियली काइंड, ही वाज काइंड हार्टेड। इस तरह जब नए नए अंदाज से नए नए अल्फाज के साथ बच्चे उनको एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरी क्लास के सामने पेश किया जाता है, तो बच्चे जो हैं वोकैबुलरी भी सीखते हैं और वे ऑफ थिंकिंग किस तरह से हम यूज़ करते हुए जो है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ये सारी बातें इस गेम के अंदर जो है वो बच्चे सीखते हैं। तो स्क्रॉल अप करते हैं, हम अपनी अगली गेम की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारी अगली गेम का टाइटल जो यहाँ पर दिया गया है, फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम ए टू जी। इस गेम में होता कुछ यूँ है कि गेम शुरू होने से पहले जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनमें एक मेंबर जो है आगे बढ़ के एक इंग्लिश का वर्ड लिखता है और बाकी के मेंबर्स की बारी बारी जो है ये आप समझ लें कि कोशिश होती है कि वो अपनी बारी के ऊपर उससे रिलेटेड कोई सिनोनियम, एंटोनियम या एग्जाम्पल दें। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे ने लिख दिया है गार्डन, तो नेक्स्ट बच्चा बोलेगा बटरफ्लाई, उससे नेक्स्ट बच्चा बोलेगा प्लांट और नेक्स्ट बच्चा बोलेगा फ्लावर। ये गेम कंटिन्यू रहती है अनटिल के कोई बच्चा जो है वो स्टक हो जाए किसी जगह पर और उसके जहन में कोई ऐसी बात ना आ रही हो जो उस वर्ड के साथ रिलेट कर रही हो। तो हर बच्चे ने जब अपनी बारी पे कोई ना कोई जो थीम या जो है कॉन्सेप्ट या सिनोनियम, एंटोनियम, एग्जाम्पल कोई भी चीज़ उस वर्ड से रिलेटेड पेश की होगी अपनी बारी के ऊपर, तो उसको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। तो एंड पर जिस बच्चे के ज़्यादा पॉइंट्स होंगे और वो जो है बच्चा जीत जाएगा और जो बच्चा अपनी बारी पे स्टक हो जाएगा वो इस गेम से आउट होता जाएगा। तो ये एक फ़न, आप इसको कह लें एक मज़े की गेम है जिसमें बच्चे सीखते भी हैं और अपने माइंड को और अपनी वोकैबुलरी को रिसाइकल करते हैं ताकि इस गेम के अंदर, इस चैलेंजिंग गेम के अंदर वो अपनी विन को, अपनी जीत को यकीनी बना सकें। दूसरा हमारे पास यानी कि अगला हमारे पास जो इसमें गेम का टाइटल है, यूज़ राफ्ट्स टू राइट वोकैबुलरी स्टोरीज़। इसके अंदर बेसिकली एक छोटा सा आप समझ लें कि प्ले या ड्रामा या एक किरदार अदा किया जाता है। यहाँ पे RAFTS जो एब्रीविएशन है, यहाँ पे R का मतलब है रोल, यानी कि जो वोकैबुलरी का वर्ड है, जो थीम है, उसके रिलेटेड एक बच्चा जो है अपना एक रोल पेश करता है। ए यहाँ पे शो कर रहा है ऑडियंस को, यानी कि बच्चा जब अपना किरदार पेश कर रहा होगा, अपना कोई रोल पेश कर रहा होगा, सामने ऑडियंस भी उसी के क्लासमेट्स होंगे। थर्ड नंबर पे F आ रहा है और F का मतलब है यहाँ पे फॉर्मेट और T का मतलब है टॉपिक, यानी कि इस गेम में होता कुछ इस तरह से है। अगर आप स्पेस के बारे में बच्चों को पढ़ाने लगे हैं तो आप उसके लिए छोटा सा एक प्ले का जो है इंतज़ाम करते हैं। एक बच्चा एक एस्ट्रोनॉट बनता है, एक खलाबाज बनता है, सामने उसके ऑडियंस होते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम एक खलाबाज हो तुम, और वो आगे से बताता है कि मैं मार्स पे गया था, और उनको आगे से मज़ीद क्वेश्चन करते हैं कि मार्स पे आपको एनवायरनमेंट कैसा देखने को मिला, आपको वहाँ पे ऑक्सीजन मिली। ये एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर जो हैं सवालात हैं। और वो जो एस्ट्रोनॉट का रोल अदा कर रहा होता है उसने चूँकि ये सारी चीज़ें अपनी बुक्स में रीड की होती हैं और वो उनको जो है रियल टाइम पे उनका आंसर करता है। और इस छोटे सी मंजरकशी में जो एक प्ले की शक्ल में जो बच्चों को टीचिंग की जाती है वो एक गेम की शक्ल अख्तियार कर लेती है। बच्चे इसमें एज आ फ़नी इसको लेते हैं, बच्चे इसको एंजॉय भी करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंड एक्रोस्टिक पोइम। आप यहाँ पे एक वर्ड देख सकते हैं रैपिड, और यहाँ पे हर लेटर के साथ जो है एक छोटी सी लाइन बनाई गई है आर की मदद से। रियली फास्ट, एब्रप्टली डन, पासिंग एवरीवन, इज़ नॉट स्लो, डन क्विकली। तो वर्ड एक था हमारे पास रैबिट, और उसके अल्फ़ाबेट्स की मदद से एक लाइन, एक छोटी छोटी सी पोइम या एक तस्वर पेश किया गया रियली फास्ट का, एब्रप्टली डन का, पासिंग एवरीवन का, इज़ नॉट स्लो का और डन क्विकली का। तो इस गेम की मदद से भी बच्चे अपनी सीखी हुई वोकैबुलरी को रिसाइकल कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि एक वर्ड जस्ट लिखा और उसकी मदद से बहुत से वर्ड्स जो है सामने आ गए। अगर इस एक्टिविटी को क्लास के सामने किया जाए तो पूरी क्लास जो है बहुत कुछ सीख सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो गेम बिकम अ वर्ड कलेक्टर। इस गेम के अंदर बेसिकली होता कुछ यूँ है
कि बच्चों को बताया जाता है कि उन्होंने अगर नए वोकेबलरी के लफ्ज़ सीखते हैं तो इसके लिए उनको किसी जो है डिक्शनरी या लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो अपने इर्द गिर्द गौर व खोज करके सियाको सबाक की तरफ देखकर या पिक्टोरियल एविडेंस या जो साथ में करैक्टर्स बने होते हैं उनके फेस एक्सप्रेशंस की मदद से जो वोकेबलरी के मीनिंग्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से वो उनका एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो जब वो किसी वर्ड का मानी किसी आप समझ लें कि दाएं बाएं जो लेसन के अंदर पिक्चर्स बनी होती हैं, जो करैक्टर्स के फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको देखकर जब वो किसी वर्ड का मानी सीखते हैं तो वो एक तरह से उनके माइंड के अंदर परमानेंटली सेव हो जाता है। और जब भी वो वर्ड कभी वो किसी न्यूज़पेपर में या किसी नेक्स्ट लेसन के अंदर उसको देखते हैं तो उनको फ़ौरन वो पिक्चर या वो सियाको सबाक जो हैं या जो वो माहौल होता है उनको वो माइंड के अंदर एक तरह से फ्रेश हो जाता है और इस तरह से वो वोकेबलरी का जो लफ्ज़ है उसका मानी उनको जो है टाइमली रिकॉल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गेम है प्ले वर्ड टैबो। इस गेम के अंदर एक टारगेट वर्ड होता है जिसका मीनिंग या उस वर्ड को गैस करना होता है और उस वर्ड से रिलेटेड यानी इशारे कुछ बच्चों को फराहम कर दिए जाते हैं एक लिस्ट की मदद से और फिर बच्चों से कहा जाता है इन अल्फाज को देखें और बताएं आपके जहन में क्या चीज़ आती है। मिसाल के तौर पर हम ये बात करते हैं कि एक हमारे पास टारगेट वर्ड है फेस्टिवल और हम उसके लिए बच्चों को कुछ जो हिंट्स दे रहे हैं, जो लिस्ट दे रहे हैं वर्ड्स की, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ अल्फाज हैं हैप्पी, न्यू क्लोथेस, आ जर्नी, आ विजिट, हैप्पीनेस, हैप्पी फेसिस। तो इस तरह के हम मुख्तलिफ जो है 5, 10, 15, 20 अल्फाज बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे जो है गैस करते हैं इन्हीं अल्फाज की मदद से अपने टारगेट वर्ड को। और जब बच्चे इन अल्फाज को देखेंगे कि बच्चे नए कपड़े कब पहनते हैं, खुश कब होते हैं, वो सैर पे कब जाते हैं, तो वो जो है अपने माइंड को यूज़ करते हुए रफ्ता रफ्ता ना सिर्फ ये जो वर्ड्स की लिस्ट होगी इनके मानी को, इनके जो मफहूम हैं उनको सीख जाएंगे, बल्कि इन्हीं को सीखते सीखते वो अपने टारगेट वर्ड की जानिब भी चले जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है जिसको जो है बच्चे क्लास में ग्रुप्स की शक्ल में या होल क्लास की मदद से खेल सकते हैं। तो ये हमारी एक पीडीएफ थी जिसको मैंने डिस्कस किया अपनी वीडियो में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली पीडीएफ या एक्टिविटी की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ डिस्कस करने को है। तो अगली हमारे पास पीडीएफ है, इसमें क्रिएट अ पोइम। ये हमारे पास एक टेक्स्ट बुक का पेज हमें दिया गया है। राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन द टॉपिक फ्रेंडशिप यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। द फर्स्ट स्टैंजा हैज़ बीन गिवन फॉर यू। ये हमारे पास एक पिंक कलर में एक पोएम लिखी गई है और इसी तरह की एक पोएम हमें बनाने को कहा गया है नीचे दिए गए येलो बॉक्सेस में जो वर्ड्स हैं उनकी मदद से। तो ये एक फ़न एक्टिविटी हो सकती है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। जल्दी से इसके नीचे हमारे पास है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। इसमें हमने सीखा है बेसिकली ग्रीन और पिंक बॉक्स के अंदर कि जब आपने किसी ओपिनियन के बारे में अपना जस्ट एक एक्सप्रेशन देना है उसको आप किस तरह से जो है शो करेंगे, और अगर आपने फाइनल कोई रेस्पॉन्ड करना है तो वो किस तरह से शो करोगे। मैं पहले 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। इन माई ओपिनियन यानी कि मेरी ये राय है, जब आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं फिर आप टू द पॉइंट 100% आंसर करेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास पर्सनली आई थिंक, और ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, और अगर आप फुली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आप बोलेंगे येस आई एग्री। इसी तरह इन माई एक्सपीरियंस, और अगर आप फुली एग्री कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं आई डोंट एग्री विद यू, फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उस बात को बोलेंगे। इसी तरह एज फार एज आई एम कंसर्न्ड जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, और अदरवाइज ऑफ कोर्स यानी कि जब फुली आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम नीचे जाएँ तो हमारे पास एक आपसे मैंने एक छोटा सा प्ले था, मुकालमा था, और इसको हम फ़िलहाल स्किप करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ डिस्कस करने के लिए है। और नीचे हमारे पास रीड द गिवन एक्सप्रेशंस ऑफ ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एंड अपोलॉजी, यानी कि आपने किसी से सॉरी करना है, अपने रवैये पे माजरत करनी है, वो आप कैसे करेंगे। और अगर आपसे कोई माजरत करता है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कैसे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑफरिंग एंड अपोलॉजी में है सॉरी इट वाज ऑल माई फॉल्ट, और अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इसको इट्स ओके कह सकते हैं। पार्डन मी, डोंट वरी अबाउट दिस, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी। अगर कोई आपसे कह रहा है तो आप आगे से बोल सकते हैं डेट्स ओके। इसी तरह आई एम सो सॉरी, और आपका आंसर हो सकता है नो
प्रॉब्लम। इसी चीज़ को नीचे आप वीडियो को पास करके एक छोटा सा हमारे पास प्ले है सारा और मिस आमिना का, जो कि अपनी बुक घर बुलाती है, और आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं जल्दी से अपने अगली एक्टिविटी या टर्म या पीडीएफ फाइल की तरफ मूव करता हूँ। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन देयर। इसमें हमारे पास रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ है, यानी कि अभी हमने कुछ गेम्स देखी थी और रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ में हमने कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आप पुरानी वोकेबलरी को, जो पिछले असबाक के अंदर जो आप अल्फाज सीख चुके हैं, उनको नए कॉन्टेक्स्ट के अंदर, नए सबक के अंदर किस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि बच्चों को कम से कम नए अल्फाज सीखने को पड़ें। जब ये जान जाते हैं कि ये अल्फाज तो हम पहले सीख चुके हैं, तो उन अल्फाज को याद रखना, रिकॉल करना बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो ये रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास फर्स्ट नंबर पर है वीकली क्विज़। इसमें बच्चों के ग्रुप्स बन सकते हैं और एक ग्रुप जो है एक टारगेट वर्ड होगा या कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा, जिनके वो मानी या थीम्स या जो मफ़हूम है अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे। और फिर एक टीम जब आप उन तमाम 10, 12, 15, 20 जितने भी अल्फाज होंगे, उनके जो मीनिंग्स हैं, जो मफ़हूम है, अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, तो वो अपनी कॉपीज़ अपने ग्रुप नंबर 2 को दे देंगे और ग्रुप नंबर 2 वाले अपनी कॉपीज़ ग्रुप नंबर 1 को दे देंगे। अगर जो है 2 ग्रुप बनाए गए हैं, तो यानी वही ग्रुप आपस में एक दूसरे की जो है करेक्शंस को देखेंगे, और ये हमारे पास वीकली क्विज में इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिक्टोग्लोस। इसमें होता कुछ यूँ है कि टीचर एक छोटा सा पैराग्राफ या एक छोटी सी स्टोरी को रीड करता है, बच्चे उसको सुनते हैं, और सुनने के दौरान जो अल्फाज टीचर अपने मुंह से अदा कर रहा होता है, उन अल्फाज में से ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जो बच्चे पहले से जानते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उन अल्फाज को रिप्लेस कर देते हैं अपने पास पहले से मौजूद किसी सिनोनियम से। ठीक है, और आप समझ लें कि एक पॉपुलर टीचर ने लफ्ज़ बोला किसी पैराग्राफ को रीड करने के दौरान, और बच्चों ने उसको रिप्लेस कर दिया फेमस के साथ। तो इस तरह सारे अल्फाज को वो चेंज कर देते हैं, और एंड पर जो है उस स्टोरी को या उस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उस पैराग्राफ में चेंजिंग आई हैं। तो रिसाइकलिंग वोकेबलरी में हमारे पास तीसरे नंबर पर जो हेडिंग है वो है पोस्ट बॉक्स की। इसमें होता कुछ यूँ है कि टीचर रोज़ाना 1 या 2 या 3 नए अल्फाज इस पोस्ट बॉक्स के अंदर जो है रोज़ाना टीचर डालता है। उन अल्फाज के मानी मफ़हूम बच्चों के इल्म में होते हैं, जो कि उन्होंने ड्यूरिंग लेसन सीखे होते हैं, और हफ्ते के इख्तिताम पर जब वीकेंड होता है और संडे से पहले उसी बॉक्स को दोबारा से ओपन किया जाता है, और उसमें से रैंडमली एक कार्ड निकाला जाता है और रैंडमली किसी स्टूडेंट को असाइन किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों ने पहले सीखी होती हैं, और बच्चा उस कार्ड को जो कुछ उस लफ्ज़ के बारे में वो जानता होता है, वो उस कार्ड को बच्चों के सामने, बाकी क्लासमेट्स के सामने एक्सप्लेन करता है। इस तरह से ये वाली हमारी जो गेम है रिसाइकलिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक द क्विज़। इसमें भी उसी पोस्ट बॉक्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है और उसकी जो डेफिनेशन या अदर इशारे होते हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं, और जो बच्चा सबसे पहले उसका मानी जो है बूझ लेता है और उसका वो कार्ड हो जाता है। तो सारे कार्ड जब उस बॉक्स में से बाहर आ जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा आंसर्स होते हैं राइट वाले, वो बच्चा इस गेम को विन कर जाता है। नंबर 5 पे है हमारे पास रिसाइकलिंग एक्टिविटी बीप सेंटेंसेस। इस गेम के अंदर बच्चे पोस्ट बॉक्स से एक कार्ड पिक करते हैं, और कार्ड पिक करने के बाद उस लफ्ज़ जो कार्ड के ऊपर लिखा होता है एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उस जो लफ्ज़ होता है उसको वो स्पीक नहीं करते, बल्कि जस्ट कहते हैं बीप। और इस तरह जो बच्चा सबसे पहले उसका आइडिया गेन कर लेता है, उसका वो कार्ड हो जाता है, और ज़्यादा कार्ड विन करने वाला इस गेम को जीत जाता है। तो बीप सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट था ये। लास्ट में है हमारे पास सर्कल स्टोरी। जैसा कि आप नाम से भी देख रहे हैं स्टोरी, तो इसके अंदर टीचर एक स्टोरी लेता है और उस स्टोरी से रिलेटेड मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं, जो मेनली अल्फाज जो स्टोरी के अंदर यूज़ हो रहे हैं, उन वर्ड्स को मुख्तलिफ कार्ड्स के ऊपर लिख देता है। एक कार्ड टीचर जो है अपने पास रखता है, और ये वो कार्ड होता है जो कि उस स्टोरी की स्टार्टिंग लाइन के अंदर, बिगिनिंग के अंदर यूज़ हो रहा होता है। टीचर उस वर्ड को यूज़ करते हुए अपनी कहानी का आगाज़ करता है, और 1 या 2 या 3 लाइनें बोलने के बाद जब उसका वर्ड उस टीचर की 2-3 लाइनों के अंदर
बच्चों के सामने शो हो जाता है और वो उसको सुन लेते हैं, तो टीचर अपने नेक्स्ट किसी भी बच्चे को जो है वॉलंटियर को पॉइंट आउट करता है कि वो अपनी जो कहानी है, जो उसने ये 3 लाइनें सुनी हैं, अपनी कहानी को अब इसके आगे से बनाए। और वो इस तरह से बनाएगा कि उसके पास जो वर्ड मौजूद है वो वर्ड उस लाइन के अंदर इस्तेमाल हो। जैसे कि आप कह सकते हैं, वंस देयर वाज अ क्रो, ही वाज रियली थर्स्टी, ही फ्लाई हेयर एंड देयर। और इसके इधर तक बोलने के बाद टीचर स्टॉप हो गया और अब टीचर ने एक ऐसे बच्चे की पॉइंट आउट किया जिसके पास एक वोकेबलरी का फ्लैश कार्ड था जिसके ऊपर गार्डन का लफ्ज़ लिखा हुआ था। और बच्चा उसी पॉइंट से जहाँ से टीचर ने स्टॉप किया था अपनी कहानी को शुरू करेगा और उसकी बारी उस वक्त तक जो है एंड नहीं होगी जब तक कि वो गार्डन का वर्ड अपनी लाइन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर लेता। और अगर वो इस चीज़ में नाकाम रहता है तो उसका पॉइंट जो है गिर जाएगा, और अगर वो इसको सक्सेसफुली जो है इस्तेमाल कर लेता है तो उसका 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो है कंसीडर हो जाएगा। ये कुछ मेन PDF फाइल्स थी, एक एक्टिविटी थी ड्रॉप डाउन मेन्यू की, और कुछ फोकस एरियाज़, और कुछ क्या बल्कि सभी के सभी जो फोकस एरियाज़ और सभी के सभी जो आउटकम्स थे लर्निंग, वो मैंने अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। मेरी सराउंडिंग में बेहद शोर था, मैंने काफ़ी बार वीडियो को पॉज एंड स्टॉप किया अब, और जो है आखिरकार हम अपनी वीडियो के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपने जो है वीडियो से कुछ चीज़ सीखी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर टैप करना ना भूलिएगा। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।